हाँ भाई दोस्तों, अब बताएं। क्लास स्टार्ट हुई। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी भाई। अब बताएं, क्लास स्टार्ट हो गई। सभी जुड़े जल्दी से। कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। ओके। तो चलिए दोस्तों, दोबारा से शुरू करते हैं। आपका थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, सॉरी फॉर दैट। तो हम कह रहे थे आपसे भाई कि पंचकुला जो है, इसमें 2 विधानसभा सीट हैं। तो पंचकुला में 2 विधानसभा सीट हैं। एक विधानसभा आपकी स्वयं पंचकुला है। विधानसभा कहते हैं हम उसको, जिसे विधानसभा हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो पंचकुला एक विधानसभा सीट हुई। पंचकुला से जो एमएलए है वो ज्ञानचंद गुप्ता है। एमएलए, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। विधायक जो है, उस विधायक का नाम है ज्ञानचंद गुप्ता। ये जो ज्ञानचंद गुप्ता है, ये हरियाणा विधानसभा का स्पीकर भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। हरियाणा विधानसभा का स्पीकर भी है और हरियाणा विधानसभा का हम हिंदी में अध्यक्ष कह सकते हैं। तो ये ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से विधायक है और बीजेपी पार्टी से है। बीजेपी पार्टी से है, पंचकुला से विधायक है। एमएलए, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, या हिंदी में कहेंगे विधायक, नाम है ज्ञानचंद गुप्ता। तो ये पंचकुला से विधायक है। एक सीट तो पंचकुला की ये रही। दूसरी सीट जो पंचकुला से है वो है भाई कांग्रेस के खाते में प्रदीप चौधरी। ये जो प्रदीप चौधरी है कांग्रेस का है और इसने प्रदीप चौधरी बीजेपी के विधायक को इसने हराया और ये कांग्रेस पार्टी से है। तो 2 विधानसभा सीट हैं आपके कहां? पंचकुला। एक बात आपने ये पढ़ी कि भाई पंचकुला में 2 विधानसभा सीट हैं और सबसे कम आपसे क्वेश्चन करेगा, सबसे कम विधानसभा सीट कहां है? तो आपका आंसर होना चाहिए पंचकुला। वैसे 2-2 विधानसभा सीट और भी हैं, वो है चरखी दादरी में। तो चरखी दादरी में भी 2 विधानसभा सीट हैं। जरा देखें यहाँ पर, ये है आपका चरखी दादरी। चरखी दादरी में भी 2 विधानसभा सीट हैं। ये रहा आपका वही चरखी दादरी यहाँ पर। और पंचकुला में भी 2 विधानसभा सीट हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ एक दादरी है और एक बाडड़ा है। एक सीट का नाम है दादरी और दूसरी का नाम है बाडड़ा। तो ये जो सीट हैं आपके पास, दोनों डिस्ट्रिक्ट में 2-2 हैं, तो सबसे कम हुई है। यदि क्वेश्चन आ जाए सबसे ज्यादा सीट कहाँ है भाई, तो सबसे ज्यादा सीट आपकी हिसार में है। हिसार में 7 विधानसभा की सीट मिलेंगी आपको। ये हिसार है और हिसार में कितनी विधानसभा की सीट है? 7। तो यहां से आपके लिए 2 क्वेश्चन निकले और वो 2 क्वेश्चन कौन कौन से निकले जरा देखें। आपसे क्वेश्चन करेगा सबसे कम विधानसभा की सीट कहाँ है, तो वो 2 डिस्ट्रिक्ट में है। एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है आपका चरखी दादरी, इसमें एक बाडड़ा है, बाढ़ है और डा, बाडड़ा, और दूसरी स्वयं दादरी है। इसमें 2 विधानसभा की सीट हैं। उसके बाद अगला आपका आता है पंचकुला। पंचकुला में भी 2 ही विधानसभा की सीट है। 2 विधानसभा की सीट है। एक सीट का नाम है भाई आपका स्वयं पंचकुला और एक सीट का नाम है कालका। एक सीट से कांग्रेस का विधायक है कालका से और पंचकुला से बीजेपी का विधायक है, ठीक है। और सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट पूछ बैठे तो वो आपको मैं बता चुका हूं, वो है आपका कौन? हिसार। ये रहा भाई दोस्तों आपका हिसार। सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट कितनी है? 7। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है
क्योंकि इससे लगभग हरियाणा के जो 20-22 क्वेश्चन आते हैं उनमें से 2-3 क्वेश्चन इधर से ही आ जाते हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ें आज आप पढ़ेंगे, अंत तक आप जुड़े रहें जो भी हैं, क्योंकि काम तो जीवन में चलते रहते हैं और ये पढ़ाई एक निश्चित एज तक करनी होती है, उसके बाद फिर जीवन भर काम ही करना है। इसलिए अंत तक जुड़े रहें जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो उसके बाद अब हम चलते हैं, अगला नंबर है हमारा भाई पंचकुला का। हमने पढ़ लिया भाई पंचकुला में 2 विधानसभा सीट हैं और 2 विधायक कहाँ कहाँ के, ये भी पढ़ लिया। और ज्ञानचंद गुप्ता के बारे में हमने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज्ञानचंद गुप्ता हरियाणा विधानसभा का क्या है, स्पीकर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं उसे विधायक। इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसे नोट डाउन करते रहें, कॉपी पेन साथ रखें और नोट डाउन करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई दोस्तों अब आपका आता है कि भाई ये जो उपमंडल है ये हमने पढ़ लिए 4 हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं ये पढ़ लिए हमने 4 हैं। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है कि भाई पंचकुला में तहसील कितनी है। पंचकुला में तहसील कितनी है, तो पंचकुला में पहले 2 तहसील हुआ करती थी, किताबों में अभी भी 2 ही लिखी है, पर पंचकुला में अब 3 तहसील है। 3 तहसील है पंचकुला में, उन तीनों तहसीलों के हम नाम देखेंगे। 3 तहसील पंचकुला में है और तीनों के हम क्या देखेंगे भाई, नाम देखेंगे। पहली तहसील का नाम है पंचकुला। पहली तहसील हम कौन सी कहेंगे, पंचकुला। ये भाई आपकी पहली तहसील पंचकुला है। दूसरी तहसील का नाम है भाई आपका रायपुर रानी, रायपुर रानी। और तीसरी तहसील का नाम है भाई आपका कालका। ये 3 तहसील हैं। यदि आपसे पूछा जाए पंचकुला में कितनी तहसील है, तो आप दोस्त बताएंगे पंचकुला में आपकी 3 तहसील हैं, एक पंचकुला है, दूसरी आपकी रायपुर रानी है और तीसरी आपकी कालका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अब आपका चलता है यहाँ से भाई, जो नेक्स्ट है वो तहसील देख लिया। अब हम देखते हैं सब तहसील, अर्थात उप तहसील कितनी है। इंग्लिश में सब तहसील कहते हैं, हिंदी में उसे उप तहसील के नाम से जानते हैं। तो उप तहसील हम देखेंगे कौन कौन सी उप तहसील है। तो पहली उप तहसील है बरवाला। तो ये पेपर में पूछा गया था कि इनमें से बरवाला किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो बरवाला आपका पंचकुला में है। एक बरवाला और दूसरी मोरनी, ये 2 उप तहसील हैं, जिसमें से एक नई बनी है और एक तहसील नई बनी है और एक यहाँ पर आपकी उप तहसील नई बनी है। तो एक बरवाला है और दूसरी आपकी मोरनी है, ये 2 आपकी उप तहसील है। अब दोस्तों देखते हैं कि भाई जो पंचकुला है, इस पंचकुला का जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, हिंदी में सांसद कहते हैं, तो वो कौन है। तो जो पंचकुला का एमपी है वही अंबाला का एमपी है। अंबाला में ये सीट आती है पंचकुला, तो पंचकुला का जो एमपी वही कहाँ का है, अंबाला का एमपी है, और वो है रतनलाल कटारिया। रतनलाल कटारिया ये आजकल राजमंत्री है केंद्र में। कटारिया, रतनलाल कटारिया राजमंत्री है केंद्र में और ये दूसरी बार बना है। पहली बार भी यही व्यक्ति था और अभी भी यही व्यक्ति है, रतनलाल कटारिया। और ये रिजर्व सीट है आपकी। कौन रिजर्व सीट है, एक तो आपकी अंबाला रिजर्व सीट है, 2 हरियाणा में रिजर्व सीट हैं, एक रिजर्व सीट अंबाला है और दूसरी रिजर्व सीट आपकी कौन है, सिरसा। तो ये 2 रिजर्व सीट है एमपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये यहाँ से आपने एक क्वेश्चन देखा। अब दोस्तों हम अगले टॉपिक पर, अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो अगला पॉइंट अब आपका भाई यहाँ से चलते हैं कि भाई अब हमारे पंचकुला में कितनी जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो कितने रिजर्व हैं, रिजर्व सीट कितनी है विधानसभा क्षेत्र, जिन्हें हम एमएलए के नाम से जानते हैं, एमएलए। पूरे हरियाणा में रिजर्व सीट 17 है। नोट डाउन करते रहे अपने क्वेश्चनों को आप। पूरे हरियाणा में जो रिजर्व सीट है एमएलए की वो 17 रिजर्व सीट है। रिजर्व का मतलब है वहां से जिस जाति के लिए रिजर्व की गई है, एससी जाति के लिए, वहां से उन्हीं का कैंडिडेट या उम्मीदवार खड़ा होगा, कोई दूसरी जाति का उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा। उसे रिजर्व कहते हैं, आरक्षित सीट कहते हैं। तो एमएलए की हरियाणा में 17 रिजर्व सीट है, 17, और एमपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए की तो 17 रिजर्व सीट है और एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की 2। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए आपके लिए।
एमएलए मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हिंदी में विधायक कहते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे हिंदी में सांसद कहते हैं। सांसद की 2 रिजर्व सीट है, एक आपकी अंबाला, दूसरी आपकी इधर जिसे हम कह रहे थे ये रही आपकी अंबाला भाई, और दूसरी आपकी सिरसा। और उसके बाद हमने कहा भाई एमपी एमएलए 17 रिजर्व है, तो ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक रिजर्व सीट छोड़ी गई है, पर कुछ छोटे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें रिजर्व सीट नहीं छोड़ी गई है। ये भी जरूरी नहीं कि बड़े हैं। जैसे हमारे पास पंचकुला ने तो पंचकुला में एक भी आरक्षित सीट नहीं है एमएलए की, क्योंकि 2 ही तो सीट है यहाँ पर, एक पंचकुला और एक कालका। तो अब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि इनमें से कौन सी सीट पंचकुला में एमएलए विधायक की रिजर्व है, तो आप बताएंगे कोई भी रिजर्व सीट नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ से अब आपका पॉइंट नंबर नेक्स्ट चलता है। तो ये क्लास बहुत कमाल की होने वाली है आपके लिए। हरियाणा यदि आप यहाँ ध्यान से पढ़ते रहोगे तो मेरे हिसाब से हरियाणा का कोई क्वेश्चन तुमसे दूर नहीं जाएगा। अब चलते हैं भाई हम पंचकुला की कहानी में आगे। तो हरियाणा में 10 नगर निगम है। नगर निगम हरियाणा में दोस्तों 10 नगर निगम हैं। उन 10 नगर निगम में पंचकुला भी शामिल है। पंचकुला भी नगर निगम है, अर्थात 10 नगर निगम में पंचकुला भी शामिल है। 2010 में 7 नगर निगम एक साथ बनाए थे, उन 7 में ये भी शामिल था। तो अब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि पंचकुला नगर निगम किस सन में बना, तो आप बताएंगे 2010 में। और हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? 10। वैसे 9 रह जाएंगे, अभी कोर्ट में केस चल रहा है अंबाला का कोर्ट में केस चल रहा है, और अभी जल्द फैसला आने वाला। यदि ना कहा कोर्ट ने तो फिर 9 रह जाएंगे, पर अभी वर्तमान में 10 ही आप कह सकते हैं। तो नगर निगम आपने देखा भाई, पंचकुला आपका नगर निगम भी है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि यहाँ का जो आपका पंचकुला है ये किस मंडल में आता है। मंडल कहें, हिंदी में उसे संभाग भी कहते हैं। पेपरों में कई बार अलग अलग ढंग से पूछा जाता है, तो हिंदी में संभाग भी कहते हैं, मंडल कहते हैं, और अंग्रेजी में से डिवीजन कहते हैं। डिवीजन कहें, संभाग कहें, मंडल कहें, तीनों बात एक ही है। हरियाणा में 6 मंडल है, 6 डिवीजन है, 6 संभाग हैं। वो 6 मंडल कौन कौन से हैं जरा देखें पहले, उसके बाद हम देखेंगे। तो हरियाणा में 6 मंडल कौन कौन से हैं। एक मंडल तो आपका ये रहा भाई अंबाला, दूसरा मंडल दोस्तों आपके पास करनाल है, तीसरा मंडल आपके पास भाई यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका हिसार है, चौथा मंडल आपके पास रोहतक है, और 5वां मंडल आपके पास गुरुग्राम है, और छठा आपके पास फरीदाबाद है। तो आपसे पूछा जाए हरियाणा में कितने डिवीजन हैं, हरियाणा में कितने मंडल हैं, हरियाणा में कितने संभाग हैं, तो आप बताएंगे 6 हैं। और वो 6 आपके जो संभाग हैं वो मैं आपको एक बार फिर काउंट करवा रहा हूँ। पहला आपका फरीदाबाद हुआ, दूसरा गुरुग्राम हुआ, और तीसरा आपके पास रोहतक, चौथा आपके पास हिसार है, और 5वां दोस्तों आपके पास करनाल, और छठा आपके पास अंबाला। पहले 4 थे, इन चारों में से 2 नए बने हैं। एक फरीदाबाद नया बना है और एक आपके पास करनाल नया बना है, दोनों नए मंडल बने हैं। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आगे की कहानी में। तो आगे की कहानी में जब हम चलते हैं तो ये आपका पंचकुला में हमने देखा भाई पंचकुला किस मंडल में आता है, किस मंडल में आता है, किस संभाग में आता है, या फिर किस डिवीजन में आता है। डिवीजन कहें, संभाग कहें या मंडल कहें, एक ही बात है। तो ये अंबाला मंडल में आता है। तो आपका जो पंचकुला है अंबाला मंडल में आता है। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। अगला आता है आपका कि भाई हमारे हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी सिस्टम है और 5 पुलिस रेंज है। 5 पुलिस रेंज हैं, तो वो 5 पुलिस रेंज कौन कौन सी हैं जरा देखें। एक पुलिस रेंज तो अब आपके पास ये अंबाला ही है, दूसरी करनाल है, तीसरी हिसार है, और चौथी आपके पास रोहतक है, और 5वीं साउथ रेंज है जिसे हम रेवाड़ी में इसका हेडक्वार्टर पाते हैं। तो अब आता है कि पंचकुला किस पुलिस रेंज में आता है। तो पंचकुला किसी भी पुलिस रेंज में नहीं आता। पंचकुला किसी भी पुलिस रेंज में नहीं आता, ये पुलिस कमिश्नरी में आता है, जिसे हम आयुक्तालय भी कहते हैं हिंदी में, आयुक्तालय। आयुक्तालय का है या अंग्रेजी में पुलिस कमिश्नरी का है,
तो पंचकुला पुलिस कमिश्नरी में आता है। पंचकुला स्वयं अपने आप में पुलिस कमिश्नरी है, ये किसी पुलिस रेंज में नहीं आता है। हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी सिस्टम है और वो कौन कौन से हैं? एक तो आपने देखा पंचकुला है, दूसरा आपका फरीदाबाद है और तीसरा आपका गुरुग्राम। ये 3 पुलिस कमिश्नरी सिस्टम है। पहला गुरुग्राम, दूसरा फरीदाबाद और तीसरा आपके पास दोस्तों कौन है? पंचकुला। उसके बाद दोस्तों अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। हम पंचकुला के अगले पॉइंट पर ये हम जो देख रहे हैं सारी बातें हम देख रहे हैं इसके उन चीज़ों को जिन्हें कहते हैं हम भाई इसका प्रशासनिक ढांचा क्या है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है, वो हम देख रहे हैं। अब आता है कि पंचकुला आया कहाँ से, बना कहाँ से। तो पंचकुला दरअसल अंबाला में से कटा। ये जो अंबाला है इसमें से पंचकुला निकला। दरअसल जब हरियाणा बना था उस वक्त 7 डिस्ट्रिक्ट थे, केवल 7 डिस्ट्रिक्ट थे जब हरियाणा बना था। और उन 7 डिस्ट्रिक्ट में पहला था आपके पास अंबाला, दूसरा था आपके पास करनाल, तीसरा था आपके पास जींद, चौथा था आपके पास वही रोहतक, हिसार और उसके बाद आपका वही महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम। ये आपके पास 7 डिस्ट्रिक्ट थे। गुरुग्राम 1, महेंद्रगढ़ 2, रोहतक 3, हिसार 4, जींद 5, करनाल 6 और अंबाला 7। जब हरियाणा बना तब 7 डिस्ट्रिक्ट थे, 7 डिस्ट्रिक्ट थे और अब 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट हुए दोस्तों? 22 हुए। तो 22 डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा में। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा पंचकुला है ये कहाँ से निकला? तो ये निकला आपका अंबाला से। 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 को ये 17वें जिले के रूप में आया, 17वां जिला बना। यदि आपसे पूछा जाए पंचकुला कौन से नंबर का जिला बना, तो ये 17वां जिला बना आपका कौन भाई? पंचकुला। पंचकुला 17वां जिला बना और ये जो 17वां जिला है ये जिला आपका पंचकुला अंबाला में से कटकर बना। तो दोस्तों कौन कौन जुड़े हुए हैं जरा मैं आपसे मुखातिब हो जाता हूं और उसके बाद आगे चलेंगे अभी हम। तो जरा बताएं कौन कौन जुड़े हैं जल्दी से। तो मनीषा है, अजरुद्दीन है और कौन कौन जुड़े हैं? सोनी, रवि और कौन कौन है जरा बताएं जल्दी से। और बताएं क्लास कैसी लग रही है आपको, कुछ कमी है तो बताएं उसे मैं ठीक करूं। केवल बढ़िया बढ़िया मत बताया करो, क्योंकि जो कमी होती है उस कमी को बताना चाहिए। वही अच्छे स्टूडेंट होते हैं जो मास्टर की कमी बताते हैं। अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है मास्टर की कमी बताना। खाली ऐसे नहीं कहना कि अच्छा है अच्छा, खाली अच्छा नहीं होता। कुछ प्रॉब्लम है तो उसे बताएं कि ये प्रॉब्लम है। जल्दी से कमेंट करें फास्ट। नाइस सर, अजरुद्दीन कह रहे हैं नाइस जी है, क्लास अच्छी है। जागृति कुमारी कुछ थोड़ी बहुत कमी है तो उसे बताएं भाई। गुड इवनिंग सर। राधा, शिखा मित्तल नाइस। जीतू पोसवाल, उसके बाद है भाई आपका रितेश, सुमित पवार। तो कुछ प्रॉब्लम है तो बताएं। और अब मैंने इंग्लिश का फैसला किया है, लीना, ज्योति, कि भाई इंग्लिश हम 7 से 9 या 7:30 से 9:30 हर रोज पढ़ाएंगे शाम को। अब तुम क्या सोचते हो, तुम में से कौन कौन 7 से लेंगे या 7:30 से, इतना बता दो मुझे। ये तो मैंने डिसाइड कर लिया कि शाम को 7 बजे से या 7:30 से 9:30 तक स्पोकन चलेगी, इंग्लिश स्पोकन। 50 दिन का कोर्स रहेगा और 50 दिन में मैं आपको इसे कंप्लीट करवाने की सोचूंगा। अब मुझे जल्दी से बताएं आप कौन कौन चाहते हैं कि 7:30 से हो या 7 से हो। इन दोनों में से डिसीजन बताओ। और कौन कौन चाहते हैं कि हम देखेंगे, अभी तुम 23 या 24-25 देख रहे हो, कितने देख रहे हो, इनमें से कौन कौन देखना चाहें, स्पोकन इंग्लिश करना चाहेंगे, तो फिर मैं उसी हिसाब से टाइम रखूंगा। 7:30 रखूं या फिर 7 रखूं। तो जागृति 7 से कह रही है, शिखा मित्तल 7:30 से कह रही है और मनीषा 7 से है। उसके बाद भाई अजरुद्दीन रेडी है क्लास के लिए। कौन कौन रेडी है ये भी बताते रहे सर, ठीक है। कौन कौन क्लास लेंगे ये भी बताएं मुझे। लीना,
हम नहीं ले सकते इस टाइम। अच्छा, कोई और काम होता है? सर जी रात को 12 बजे से 4:30 बजे तक। ये कौन है भाई? रोहित सैनी। रोहित सैनी 12:30 बजे से, भाई पागल हो गया तू तो। तरुण चौधरी 7 से ठीक है। आकाश बड़गुजर 10 AM। 10 AM से नहीं होगा भाई। सुमन 7:30 से ठीक है। शिखा मित्तल रेडी ठीक है। लीना ज्योति दोपहर का कोई टाइम? अभी फिलहाल दोपहर का कोई टाइम मेरे पास है नहीं। चलिए ठीक है, जितने भी देख पाएंगे कोई बात नहीं। मैं 7:30 से रख रहा हूँ टाइम, 7:30 से 9:30 तक। ठीक है, 7:30 से 9:30 तक की क्लास रहेगी स्पोकन इंग्लिश। ये मेरा वादा है, जो जो देखेंगे इन 50 दिनों में वो गारंटेड इंग्लिश सीख पाएंगे। और ऐसा ना कर पाऊँ तो कहना कि सर आप झूठ बोल रहे थे। मैं गारंटेड आपको इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा इन 50 दिनों में। 50 दिन का कोर्स होगा और इस 50 दिन के कोर्स में 2-2 घंटे क्लास होगी। 50 दूनी 100 घंटे में आप गारंटेड इंग्लिश सीख पाएंगे। और ये शाम के 7:30 से लेकर और 9:30 का टाइम होगा, क्योंकि उस वक्त सभी लगभग फ्री होते हैं। तो आप सब तैयार रहें, जो भी इंग्लिश सीखना चाहें। और जिनकी इच्छा नहीं इंग्लिश सीखने की, उनको कोई जबरदस्ती भी नहीं है। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपके अभी उस पर वापस लौटते हैं तो ये रहेगा। और दूसरी बात एक और ये कि ये जो टाइम है 5 से 7 वाला, इसमें आपके कुछ पेपर भी करवाऊंगा मैं। इसमें एक क्लास हम लेते रहेंगे। किसी दिन थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। अब ये क्लास कल नहीं होगी, ये क्लास अब सीधी आपकी सोमवार को होगी। ठीक है, 5 से नहीं होगी सोमवार को। आपकी इंग्लिश की होगी 7:30 से। 5 से फिर जो क्लास होगी वो मंगलवार से शुरू होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, मंगलवार से आपकी 5 बजे से क्लास शुरू होगी, 5 से 7 किसी भी सब्जेक्ट की। लेकिन इंग्लिश की रेगुलर 7 दिन क्लास लगेगी। इंग्लिश की रेगुलर 7 दिन क्लास लेगी, संडे टू सैटरडे, मतलब 7 दिन क्लास लगेगी, 2-2 घंटे रोज। 50 दिन का कोर्स रखा है मैंने, सेटिंग कर ली है 50 दिन के कोर्स की। 50 दूनी 100 घंटे होते हैं। यदि तुमने मुझे 100 घंटे दिए तो गारंटेड तुम गारंटेड तुम इंग्लिश में माहिर हो जाओगे, बढ़िया फर्राटे से इंग्लिश बोल पाओगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैं अब आपके नहीं पढ़ पाऊंगा, आप कमेंट भी ना करें, अब आप यहाँ ध्यान लगाएं। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं भाई। एक क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो कि भाई पंचकुला, ये पूछा उसमें, पंचकुला किसका उपग्रह है? सैटेलाइट, अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, हिंदी में उपग्रह कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में पूछा गया था, ऑनलाइन पेपर में। अभी अपना कॉपी पेन तैयार रखें, अब नोट डाउन करने के लिए तैयार रखें अपने, हटाएं उन्हें, कमेंट पर ज्यादा ध्यान न दें। अब इधर देखें, क्वेश्चन आया था। मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा पहले, जो उसके बाद मैं इसकी हिस्ट्री बताऊंगा कि जो पेपर में आए थे। उस क्वेश्चन में उसमें पूछा गया था कि पंचकुला किसका उपग्रह है? पंचकुला किसका उपग्रह है? तो ये जो पंचकुला है ये चंडीगढ़ का उपग्रह है। चंडीगढ़ का उपग्रह, दरअसल चंडीगढ़ यहाँ है, मोहाली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका ये, और इसे ध्यान से समझ लें। मोहाली और ये आपका पंचकुला रहा, ये रहा चंडीगढ़। उपग्रह क्या होता है आप ये जानते ही हैं। जल्द मैं अभी क्लास लूंगा मैं ज्योग्राफी की, तो तब आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा उपग्रह। सभी सब्जेक्टों की एक क्लास पहले लेंगे, और उसके बाद फिर जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगे कि भाई इसमें प्रॉब्लम है, फिर आगे करेंगे। सभी सब्जेक्ट की एक बार, सबकी, कंप्यूटर की, ज्योग्राफी की, सबकी क्लास लेंगे, रीजनिंग की क्लास लेंगे एक। तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पर उपग्रह होता क्या। जैसे आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के आसपास ये अर्थ है आपकी, इस अर्थ के आसपास एक चक्कर लगाता है पिंड, जिसका नाम है मून, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। ये जो इस ग्रह के आसपास चक्कर लगा रहा है पिंड, इसी को उपग्रह कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में उपग्रह कहते हैं। तो ये चंडीगढ़ है, ये आपका चंडीगढ़ है। इस चंडीगढ़ के इधर मोहाली है पंजाब में, और ये आपका पंचकुला है, आपका ये हरियाणा का हिस्सा पंचकुला। तो ये दोनों शहर इस चंडीगढ़ के आसपास हैं, इसलिए इन दोनों को उपग्रह कहा जाता है चंडीगढ़ का। इन दोनों को सैटेलाइट कहा जाता है चंडीगढ़ का। तो आप इसे नोट डाउन करेंगे। एक तो आपका चंडीगढ़ का उपग्रह कौन कौन से आपसे पूछता है भाई, चंडीगढ़ के उपग्रह। तो चंडीगढ़ के उपग्रह हैं भाई आपके 2, एक आपका पंचकुला है, पंचकुला,
और दूसरा आपका पंचकुला में छोटी की मात्रा भी है, कहीं कहीं बड़ी की मात्रा भी, तो इससे कोई आप दबाव ना लें, इसमें तो छोटी की मात्रा लिख दी पर किताबों में बड़ी की मात्रा है। पंचकुला ही होता है वैसे, ये पंचकुला भी बोला जाता है, तो आप इससे दबाव में ना आए कि छोटी की मात्रा या बड़ी, कभी कभी बड़ा की मात्रा लिख देता हूँ, कभी छोटी की मात्रा। तो देखें, नंबर 1 पंचकुला और नंबर 2 कौन है आपका, मोहाली। ये दो उपग्रह हैं किसके भाई, चंडीगढ़ के। अब चलते हैं भाई दोस्तों नंबर नेक्स्ट, ट्राई सिटी। ट्राई सिटी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पेपर में लगभग 6-7 पेपरों में पूछा गया है। ट्राई सिटी, तो एक आपका पंचकुला, एक आपका चंडीगढ़ और एक आपका मोहाली, इन तीनों को ट्राई सिटी भी कहा जाता है। इन तीनों को ट्राई सिटी भी कहा जाता है, और इन तीनों को हमने उसमें भी देखा कि वे उपग्रह हैं। तो अब आपसे पूछा जाए ट्राई सिटी कौन कौन से शहर हैं, तो आप बताएंगे 3 शहर हैं भाई ट्राई सिटी में आपके। नंबर 1 तो है चंडीगढ़, नंबर 2 पंचकुला, नंबर 3 मोहाली। अब चलता है भाई आपका नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है दोस्तों यहाँ पर अगला कमाल, जो अभी पेपर में पूछा गया था, लगभग 35 बार पूछा गया है। वो है हमारी जो सेना का जो छावनी है, हमारी जो पश्चिमी कमांड है, हमारी सेना की जो पश्चिमी कमांड है, अलग अलग कमांड है हमारी सेना की, जो पश्चिमी कमांड है वो चंडी मंदिर में है। ये पूछा गया किस जगह है, चंडी मंदिर में है। और पश्चिमी जो हमारी कमांड है उसका मुख्यालय है आपके पंचकुला के चंडी मंदिर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि आपसे पूछे भाई कि जो चंडी मंदिर में भारतीय सेना का कौन सा मुख्यालय है, तो आप बताएंगे पश्चिमी मुख्यालय। पश्चिमी मुख्यालय है हमारी सेना का, छावनी का, और वो पंचकुला में है, जिस मंदिर का नाम ले रहा हूं मैं, चंडी मंदिर। अब मंदिर की बात आ ही गई है तो यहाँ पर 3 मंदिर हैं। एक मनसा देवी का मंदिर, मनसा देवी का मंदिर, एक आपका चंडी मंदिर, और एक आपका भीमा देवी का मंदिर, भीमा देवी का मंदिर। और एक आपका भाई जो भीमा देवी का मंदिर है, इसे उत्तर भारत का खजुराहो भी कहते हैं। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, नोट डाउन करेंगे आप अभी से। उत्तर भारत का खजुराहो कहते हैं इसे, उत्तर भारत का खजुराहो, खजुराहो, उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है इस भीमा देवी के मंदिर को। अच्छा, ये खजुराहो क्या है फिर, तो खजुराहो दोस्तों आपका ये वो शहर है, ये वो पहाड़ है जहाँ बहुत सारे मंदिरों को काट कर, पहाड़ों को काट काट कर मंदिर बनाए गए हैं। और ये खजुराहो के मंदिर मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश में। तो खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में मिलेंगे। और ये जो मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर, इन्हें एक बहुत लंबा पहाड़ है, उसी में काट काट कर कंदरिया महादेव का मंदिर बनाया गया है, शिव का मंदिर बनाया गया, बहुत सारे, वहाँ कोई पत्थर ज्वाइंट नहीं है, सब पहाड़ों को काट कर ही बनाए गए। उसके बाद दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पर पंचकुला में कौन कौन से शहर हैं जो ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो पंचकुला में लगभग 5 शहर हैं जो बड़े प्रसिद्ध शहर हैं। पहला शहर आपका स्वयं पंचकुला ही है, स्वयं पंचकुला आपका पहला शहर होगा। दूसरा शहर आपका भाई बरवाला है, बरवाला, तो आपको यहाँ से ये पता चला भाई बरवाला शहर कहाँ है, पंचकुला में। तीसरा शहर आपका है भाई पिंजौर, तीसरा शहर दोस्तों आपका पिंजौर है। और चौथा शहर आपका कालका है, चौथा शहर कालका है। और 5वां शहर आपका रायपुर रानी है, रायपुर रानी है। तो अब इनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल से बताना, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। तो दोस्तों जो पंचकुला है इसकी कहानी हम देख ही रहे हैं। बरवाला अपने आप में एक ऐसा शहर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिंजौर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिंजौर में एक हवाई अड्डा भी है जहां प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है, छोटे मोटे जो पायलट हैं वहां से तैयार किए जाते हैं। कालका ये वो शहर है जहां से घग्गर नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। घग्गर नदी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घग्गर नदी आपसे पूछा गया कई बार पेपर में, घग्गर नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, तो आप बताएंगे पंचकुला से। पंचकुला से घग्गर नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। उसके बाद दोस्तों घग्गर नदी
आपके हरियाणा के ऊपरी इलाके से बहती हुई जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो वहां पर इसे हर का घग्गर कहते हैं। हर का घग्गर के नाम से वहां ये जानी जाती है। हर का घग्गर के नाम से जानी जाती है वहां पर ये। उसके बाद दोस्तों अगला कमाल अब देखेंगे नंबर नेक्स्ट है अब आपका रायपुर रानी। रायपुर रानी के बारे में देखें तो रायपुर रानी दरअसल एक रानी के द्वारा बसाया गया शहर था। ये रानी के द्वारा बसाया गया शहर था। यहाँ एक बड़ा विशाल किला बनवा रही थी रानी। तभी यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह यहाँ से निकले जा रहे थे। तो गुरु गोविंद सिंह ने जब ये किला देखा तो उन्होंने इसमें रुकने की इच्छा जाहिर की, लेकिन वहाँ जो रक्षक थे उन्होंने उसमें गुरु गोविंद सिंह को रुकने से मना कर दिया। गुरु गोविंद सिंह दूसरी जगह जाकर ठहर गए। जब रानी को पता चला कि कोई यहाँ ठहरने के लिए कह रहा था तो उसने पता लगाया भी कौन था वो। तो पता लगा कि भाई वो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। तो रानी वहां पर गई और उन्हें लेकर आई। तो तब से ये रानी का रायपुर रानी प्रसिद्ध हो गया यहाँ पर ये। तो ये जो जगह है रायपुर रानी के नाम से जानी जाती है। हरियाणा में एकमात्र हिल स्टेशन है जिसे हम मोरनी हिल स्टेशन कहते हैं। आपसे कई बार क्वेश्चन किया गया है कि भाई हरियाणा में कितने हिल स्टेशन हैं, तो हरियाणा में केवल एक ही हिल स्टेशन है जिसे हम मोरनी हिल स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। हिल स्टेशन का मतलब पहाड़ों पर जो घूमने जाते हैं लोग, ठहरते हैं, तो उसे हम हिल स्टेशन कहते हैं। उसके बाद दोस्तों अब आता है कि भाई पंचकुला का नामकरण कैसे हुआ, कैसे ये पंचकुला नाम आया, कहाँ से ये पंचकुला नाम आया। तो ये जो पंचकुला है दरअसल पंच का मतलब 5 होता है। पंच का मतलब तो 5 हुआ, और जो कुला है, कुला का मतलब होता है नहर। कुला का मतलब नहर होता है। तो यहाँ 5 नहरें मतलब बहती थी, तो इसे 5 नहरों का शहर भी कहते थे। बहुत ब्यूटीफुल शहर कहते थे इसे। तो 5 नहरों का शहर भी इसे कहा जाता था। तो इस तरह ये पंचकुला इसका नाम पड़ा। उसके बाद दोस्तों अगला कमाल अब यहाँ से आपका आता है कि भाई इसकी पौराणिक महत्व भी है। इसका थोड़ा हिस्ट्री के नजरिए से मैं आपको जल्दी से थोड़ी सी बात बताता हूँ। दरअसल यहाँ पर मनसा देवी का जो मंदिर है, इस मनसा देवी के मंदिर के पास नाड़ा नहर बहती है और नाड़ा साहब गुरुद्वारे के पास तक वो आती है। यहाँ पर इसका पौराणिक महत्व, पौराण का मतलब पौराणिक महत्व क्या है, तो पौराणिक युग के पत्थर यहाँ मिले। पौराणिक युग के पत्थर यहाँ पर चाकू मिला, ये भी पेपर में पूछ लिया है। चाकू मिला यहाँ से, एक हाथ की कुल्हाड़ी मिली यहाँ से, पौराणिक युग की कुल्हाड़ी। और यहाँ से कई चीजें ऐसी मिली जो ये इशारा करती हैं कि ये जगह बहुत पुराने समय से ही आबाद रही थी। उसके बाद बिलासपुर जो जगह है, बिलासपुर, यहाँ से एक और आपको बात पता चली भाई, एक शहर बिलासपुर भी है, और वो बिलासपुर आपका कहाँ है, पंचकुला में। यहीं पर मनसा देवी का मंदिर है। बिलासपुर में ही मनसा देवी का मंदिर है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, आर्य जो थे हरियाणा में, आर्य यदि कहीं प्रवेश किए, ऐसे तो भारत में आर्य प्रवेश किए पंजाब में, पर हरियाणा ही पंजाब में ही था पहले, सबसे पहले। तो हरियाणा के इस जिले में आर्यों का भावनात्मक जुड़ाव रहा। यहाँ काफी समय तक आर्यों ने कई सारे यहाँ अपने आप में कबीलों से युद्ध लड़े। उसके बाद यहाँ पर एक और पौराणिक कथा है कि यहाँ जब पांडव 12 वर्ष के लिए और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए घूम रहे थे, तो यहाँ अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने कुछ दिन निवास किया था। 5 पांडवों ने यहाँ कुछ दिन निवास किया था, और इसलिए भी ये जगह प्रसिद्ध है। वैसे तो कुछ लोग यही कहते हैं कि पिंजौर 5 पांडव, पंचकुला 5 पांडव के नाम से ही जाना जाता है। पंचमपुरा के नाम से जानते थे पहले पिंजौर को, कि पंचमपुरा के 5 पांडव यहाँ आकर बसे थे। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए पिंजौर का पुराना नाम क्या था, तो आप बताएंगे पंचमपुरा। उसके बाद कुषाण, यहाँ से कुषाण जो शासक था, कनिष्क जिसे कहते हैं, बड़ा प्रसिद्ध शासक था कुषाण शासक कनिष्क। उसी ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, 78 ईस्वी में शक संवत चलाने वाले व्यक्ति का नाम था कनिष्क, जो कुषाण वंश का शासक था। चतुर्थ बौद्ध संगीति इसी ने करवाई थी कश्मीर के कुंडलवन में, कुषाण शासक कनिष्क ने। तो जो कनिष्क से रिलेटेड, क्योंकि जम्मू कश्मीर आपको पता ही ऊपर है इधर साइड में,
तो कुषाण ने जब यहाँ वो करवाई थी तो यहाँ से जुड़ाव रहा उसका। तो पंचकुला में कुषाण काल के बहुत सारी ईंटें मिली यहाँ से। जो कुषाण काल के ज़माने में भवन बनाए जाते थे तो वहाँ से ईंट मिली आपके पंचकुला से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई पंचकुला से क्या मिली हमें, तो ये कुषाण काल की हमें ईंट मिली। उसके बाद एक मजूमदार नाम के इतिहासकार हैं और उन्होंने कई सारी हिस्ट्री की किताब लिखी हैं। उन्होंने यहाँ से बताया कि गुप्त वंश के खुदाई में सिक्के मिले थे। गुप्त वंश के खुदाई में सिक्के मिले थे यहीं से। और उसके बाद इसी गुप्त वंश में बड़े ताकतवर शासक हुए। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे इसी में समुद्रगुप्त हुआ था, चंद्रगुप्त द्वितीय भी इसी में हुआ था, गुप्त वंश में। उसके बाद दोस्तों यहाँ से और कमाल क्या हुआ, 7वीं शताब्दी में और 8वीं शताब्दी के लगभग पंचकुला से यशोवर्मन, जो कन्नौज का शासक था यशोवर्मन, उसने ललितादित्य, एक कश्मीर का शासक था ललितादित्य, उसको यहाँ से भगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसका शिकार हो गया था और उससे वो हार गया था। उसके बाद दोस्तों अगला कमाल अब आपका आता है, फिर यहाँ पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का भी यहाँ पर जमावड़ा रहा। 1164 में वो व्यक्ति आया जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। 1164 जानते हैं, मोहम्मद गौरी ने बड़े कमाल के यहाँ पर लोगों से युद्ध की थी। एक तो 1191 में युद्ध किया था तराइन में, जो आजकल करनाल में है, तरावड़ी भी कहते हैं। तराइन की पहली लड़ाई थी वो। और 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई, पृथ्वीराज चौहान, इसे पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान, या इसे राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। पेपर में क्वेश्चन किया गया है कि राय पिथौरा कौन था, तो ये राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय एक ही व्यक्ति है ये। तो ये करनाल में 2 लड़ाई लड़ी थी पृथ्वीराज चौहान से। और 1164 में उसी मोहम्मद गौरी ने पंचकुला पर भी आक्रमण किया था। 1164 में पंचकुला पर भी मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था। उसके बाद दोस्तों अगला कमाल यहाँ पर ये रहा कि जो मोहम्मद गौरी है, यहीं पर चौहान शासक के कुछ सिपह सालारों ने पंचमपुरा, जो पिंजौर कहते हैं, यहाँ पर उसे लोहा लिया था और उसे यहाँ पर लगभग हरा दिया था। उसके बाद जब यहाँ से मोहम्मद गौरी चला गया था 1206 में जब मोहम्मद गौरी यहाँ से जा रहा था तो झेलम नदी के किनारे वो नमाज पढ़ रहा था एक मस्जिद में, तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसका सर कलम कर दिया। और जब सर कलम किया तो वो मारा गया। और उसके बाद फिर जो उसका दास था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर यहाँ पर दास वंश की नींव डाली 1206 में। दास वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और उस कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पंचकुला को भी अपने कब्जे में लिया था, लूटा था, इसे काफी लूटा था यहाँ से। और उसका एक सेनापति भी यहाँ आया था कुतुबुद्दीन ऐबक का, जब वो शासक बना था। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं और कमाल की चीज यहाँ पर ये रही। आपको मैंने बताया था, हिस्ट्री अभी हाल में पढ़ाई थी पिछली क्लास में मैंने आपको, तो तैमूर के बारे में कुछ बात की थी मैंने आपसे। तैमूर, क्योंकि जो ये मुगल वंश था, ये किसका वंश था, तैमूर का ही था। तैमूर जो था, तैमूर लंग उसका पूरा नाम था, तैमूर लंग, लंगड़ा था वो, इसलिए उसे लंग कहते थे, तैमूर लंग। तो तैमूर लंग ने जब भारत पर आक्रमण किया था 1398 में, दिल्ली के तुगलक वंश पर आक्रमण किया था उसने। तुगलक वंश को तहस नहस कर दिया था। तुगलक वंश को तहस नहस करने वाला कौन था, तैमूर लंग। तो तैमूर लंग जब यहाँ से दिल्ली की तरफ जा रहा था तो उसने पंचकुला को भी लूटा था, तहस नहस कर दिया था पंचकुला को, जिसका नाम था तैमूर लंग। और इसी का वंशज था कौन, बाबर। इसका पौत्र था बाबर, तैमूर लंग का पौत्र था बाबर। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। फिर ये धीरे धीरे मुगलों के हिस्से में आ गया। आपका पंचकुला मुगलों के हिस्से में आ गया, क्योंकि मुगल यहाँ स्थापित हो गए थे, मुगलों के हिस्से में आ गया। और फिर धीरे धीरे यहाँ पर आगे कहानी आई अंग्रेजों की, और अंग्रेजों ने फिर ये छीन लिया, और अंग्रेजों ने छीन कर इस हिस्से को पंजाब में मिला दिया। 1858 तक ये आपका पंजाब में रहा। और उसके बाद फिर ये 1858 के बाद धीरे धीरे इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर बाद में 1899 में शिमला का हिस्सा बना दिया गया था। 1899 में ये शिमला का हिस्सा बना दिया गया और 1966 तक
शिमला का हिस्सा बना दिया गया और उसके बाद फिर ये हिस्सा अम्बाला हो गया और अम्बाला के बाद अंग्रेजों ने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। कब तक? 1966 तक। 1966 में जाकर फिर ये अलग एक हरियाणा राज्य बना था। ये थी भाई इस पंचकुला की हिस्ट्री। अब देखते हैं और कुछ बातें इसकी कि और चीजें इसमें क्या क्या है और क्या क्या कमाल इसमें आपका है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है। कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर, उन्हें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा भाई यहाँ पर वीर शिकारगढ़। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है। शिकारगढ़, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है और ये पंचकुला में स्थित है। 1975 में से बनाया गया था। 1975 में से वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें एक सांभर हिरन रहता है, सांभर हिरन है, इसमें चील पाई जाती है, इसमें नील गाय इसमें पाई जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। कई बार क्वेश्चनों में पूछे गए कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो वीर शिकारगढ़ कहाँ मिलेगा भाई आपको? पंचकुला में मिलेगा। वीर शिकारगढ़ पंचकुला में मिलेगा और पंचकुला में वीर शिकारगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य में इसमें आपको मिलेंगे सांभर हिरन मिलेंगे, चील मिलेंगी और नील गाय मिलेंगी। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर का जो आएगा अब आपका, उसका नाम है खोलही रहतान। खोलही रहतान के बारे में देखेंगे अब, और खोलही रहतान का अगला कमाल देखें क्या है। खोलही रहतान का देखें। अच्छा, जो ये आपका है ये 1975 में तो इसमें काम किया गया था। बाद में फिर इसे आगे चलकर एक बड़े एरिया में फैलाया गया था और 1995 में जब ये पंचकुला का निर्माण हुआ था तो इसे बड़े एरिया में फैला दिया गया था। उसके बाद दोस्तों अब दूसरे नंबर का आएगा आपका खोलही रहतान। खोलही रहतान ये भी आपका कहाँ मिलेगा भाई? पंचकुला में। पंचकुला में मिलेगा खोलही रहतान और इसमें जो जंगली जानवर पाए जाते हैं, एक तो बिल्ली, जंगली बिल्ली पाई जाती है, जंगली बिल्ली पाई जाती है, सियार जिसे गांव में गीदड़ बोलते हैं, सियार पाया जाता है, लोमड़ी इसमें पाई जाती है, लोमड़ी है, सियार है, बिल्ली है, इस खोलही रहतान में पाए जाते हैं। और ये जो खोलही रहतान आपका है ये वन्यजीव अभ्यारण्य है। उसके बाद दोस्तों आगे चलेंगे, यहाँ पर गिद्ध प्रजनन केंद्र भी है। गिद्ध प्रजनन केंद्र भी है आपका पंचकुला में। और गिद्ध को हम, जिसे हम चील भी कह देते हैं गांव में, जो गिद्ध है आपका, इसे हम प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। नेचुरल इसे नेचुरल क्लीनर बोलते हैं, नेचुरल क्लीनर बोलते हैं या सफाई कर्मी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन करेंगे। गिद्ध को प्रकृति का प्राकृतिक सफाई कर्मी कहते हैं या नेचुरल, हम कह सकते हैं भाई इसे नेचुरल सफाई कर्मी या नेचुरल क्लीनर भी कहते हैं, जिसका नाम ये है। अब आता है कि भाई जो हमारा पंचकुला है किस एरिया में पड़ता है, कौन से उसमें पड़ता है। तो जो पंचकुला है, पंचकुला का कमाल ये है कि ये अब पंचकुला उष्ण कटिबंध क्षेत्र में पड़ेगा। उष्ण कटिबंध क्षेत्र में पड़ेगा और यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई यहाँ कैसे वन पाए जाएंगे, तो शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। ये पर्णपाती क्या होते हैं? पर्ण माने पत्ते होते हैं भाई, जिनके पत्ते झड़ जाते हैं उन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। ठीक है, उन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। और ये फॉल्ट जोन में आता है। हिमालय जो बाउंड्री है, हिमालय की बाउंड्री, उसके फॉल्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार पेपर में पूछ लिया है और ऑनलाइन पेपर में ज्यादा पूछेंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो ये फॉल्ट जोन मतलब एक बाउंड्री बनाई गई थी फॉल्ट जोन के द्वारा, उस क्षेत्र को हम फॉल्ट जोन कहते हैं, अर्थात भूकंपीय प्रभावित क्षेत्र। फॉल्ट जोन ने एक भूकंप भाई कहाँ ज्यादा आता है तो उसने एक बाउंड्री तैयार की थी, तो इसे फॉल्ट जोन अर्थात भूकंपीय प्रभावित क्षेत्र में भी हम कहते हैं। तो आपका पंचकुला भूकंपीय प्रभावित क्षेत्र में आता है। अब आता है भाई आपका अगला कमाल, और अगला कमाल आपका ये है कि जो आपकी पंचकुला में जो पहाड़ी है, जिस पहाड़ी का नाम हम ले रहे हैं भाई, वो है मनसा देवी, अर्थात आपकी मोरनी की पहाड़ी।
जो मोरनी की पहाड़ी है, इस मोरनी की पहाड़ी के बारे में हम देखें तो ये जो मोरनी की पहाड़ी आपको मिलेगी, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं, तो ये आप उसकी डिटेल से मैं आपको जानकारी देता हूँ। देखेंगे ये आपका पंचकुला रहा, और ये यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। इन शिवालिक की पहाड़ियों का हिस्सा है मोरनी की पहाड़ी। इसे हम पहाड़ियों की रानी भी कहते हैं, क्वीन ऑफ माउंटेन, पहाड़ियों की रानी कहते हैं इसे, जिसका नाम है मोरनी की पहाड़ी। ये जो मोरनी की पहाड़ी है, इस मोरनी की पहाड़ी का पहला कमाल तो ये कि इसमें सबसे जो ऊंची चोटी है वो करहो चोटी है, उसका नाम करहो, और ये 1514 मीटर ऊंची है, लगभग 1.5 किलोमीटर ऊंची है, 1514 मीटर ऊंची है। यहाँ पर 2 झील हैं, 2 झील हैं, और वो 2 झील कैसे हैं जरा देखें। एक क्वेश्चन पूछा गया पेपर में कि मोरनी की पहाड़ी में चैनल है, उस चैनल से क्या जुड़ा हुआ है। तो दरअसल यहाँ एक पहाड़ है छोटा सा, एक इधर झील है और एक इधर झील है, इसको चैनल नाम दे दिया गया है। तो यहाँ 2 झील हैं, और इन 2 झीलों में पानी कभी कम नहीं होता है, और ये दोनों झील छोटे से एक पहाड़ के हिस्से से जुड़ी हुई है, और ये चंडीगढ़ से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। कई बार पूछने लगा है आजकल पेपर में कितनी दूर है, तो चंडीगढ़ से 45 किलोमीटर लगभग दूर है। और उसके बाद अगला कमाल ये कि यहाँ पर घग्गर जो नदी है इसके पास से गुजरती है, इसके पास से घग्गर नदी गुजरती है, और उसके बाद ये उसका आकर्षण का केंद्र है, बहुत ही आकर्षण का केंद्र, लोग यहाँ जाते हैं। और यहाँ एक मंदिर भी है, मंदिर है जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक पर्यटन स्थल बना दिया सरकार ने, उसे आप नोट डाउन कर लें, उसका नाम है माउंटेन कील। माउंटेन कील उस पर्यटन स्थल का नाम है जो मोरनी की पहाड़ी में आपको मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोरनी की पहाड़ी में, और ये आपको माउंटेन कील पर्यटन स्थल है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों चलते हैं आगे कि भाई यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो घूमने योग्य हैं। घूमने योग्य कौन कौन सी चीजें हैं, तो पहली बात तो आपके पास यहाँ पर ये रहा यादवेंद्र गार्डन। यादवेंद्र गार्डन, यादवेंद्र गार्डन जिसे कहते हैं हम, ये घूमने की जगह है। इसी को हम पिंजौर गार्डन भी कहते हैं, इसी को हम पिंजौर गार्डन भी कहते हैं, पिंजौर गार्डन भी कहते हैं। इसी को हम उत्तर भारत का नंदनवन भी कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास, उत्तर भारत का नंदनवन कौन सा है, आप बताएंगे भाई। उत्तर भारत का नंदनवन है आपका भाई पिंजौर गार्डन या यादवेंद्र गार्डन, ये घूमने का स्थल है। उसके बाद दूसरा है कैक्टस गार्डन। कैक्टस गार्डन एशिया का सबसे बड़ा गार्डन आपको मिलेगा यहीं पर। अगला घूमने का स्थल है मनसा देवी मंदिर। कहा जाता है मनसा देवी के मंदिर में आप खड़े होकर मन में जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना सफल होती है, ऐसा कहा जाता है मनसा देवी के मंदिर में। दूसरा है भीमा देवी का मंदिर। भीमा जो देवी का मंदिर है, इसके बारे में मैंने अभी बताया था, इसे खजुराहो का, उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर कहते हैं। उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर कौन भाई, आपका भीमा देवी का मंदिर। उसके बाद दोस्तों अगला आता है आपका भीमा देवी के बाद है आपका चंडी देवी का मंदिर। ये भी घूमने का स्थल है, यहाँ पर भी घूमा जा सकता है। उसके बाद यहीं पर एक और इसी के पास में एक और चीज मिलेगी आपको, और वो है आपका भाई नाना साहेब गुरुद्वारा। नाना साहेब गुरुद्वारा भी यहाँ आपको घूमने को मिलेगा। इसे नाडा भी कहते हैं, कहीं कहीं नाना लिखा होता है, कहीं कहीं नाडा लिखा होता है। कैक्टस गार्डन यहाँ मैंने बताया जो हरियाणा का सबसे बड़ा गार्डन है। काली माता का मंदिर यहाँ है। बेला विस्ता, ये पेपर में पूछा गया है, बेला विस्ता, ये बेला विस्ता, ये आपका घूमने का पर्यटन स्थल है। उसके बाद यहाँ पर सरिस्का एक गार्डन है, सरिस्का यही गार्डन है, सरिस्का गार्डन है। यहीं पर छतबीर जू भी है, छतबीर जू घूमने का स्थल है, छतबीर जू कहते हैं उसे, छतबीर जू के, जू का मतलब चिड़ियाघर होता है, छतबीर जू के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगला जो कमाल है और जो घूमने का स्थल है वो अब आपके पास वो है जिसे हम कहते हैं कि भाई ताऊ देवीलाल स्टेडियम। बहुत बढ़िया स्टेडियम है यहाँ पर, ताऊ देवीलाल स्टेडियम। और ये यहाँ पर
बड़ा स्टेडियम, काफ़ी बड़ा स्टेडियम है यहाँ पर। एक यहाँ पर नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भी है, लॉन टेनिस का, बैडमिंटन की एकेडमी यहाँ पर है, पालतू पशु चिकित्सा भी केंद्र यहाँ पर है। उसके बाद दोस्तों आगे चलेंगे तो आगे अब देखेंगे यहाँ पर और क्या क्या कमाल है इसमें। अगला कमाल आपका ये है कि पंचकुला का जो एक कमाल ये है कि यहाँ से जो नदियाँ गुजरती हैं वो कौन कौन सी हैं, उन्हें देखेंगे अब हम। तो पंचकुला से नदियाँ निकलने वाली हैं। पहली बात तो यहाँ से ये जो आपकी शिवालिक की पहाड़ी है, मोरनी की पहाड़ी है, यहाँ से एक नदी निकलती है। उस नदी को हम कहते हैं टांगरी। क्या कहते हैं? टांगरी। ये टांगरी नदी ऐसे अम्बाला में प्रवेश कर जाती है। टांगरी नदी, कौन सी नदी पढ़ रहे हैं भाई हम? टांगरी नदी। टांगरी नदी अम्बाला में प्रवेश कर जाती है और उसके बाद फिर यहाँ से एक और नदी निकलती है अम्बाला से, उसे कहते हैं मारकंडा। अरुणा भी बोलते हैं उसी को। मारकंडा का दूसरा नाम क्या है? अरुणा। पूछा कई पेपरों में, मारकंडा। मारकंडा या अरुणा इसका पुराना नाम था, अरुणा। ये आकर दोनों यहाँ मिल जाती है और यहाँ से घग्गर बह रही होती है और फिर आगे चलकर दोनों नदी घग्गर में मिल जाती है। दोनों नदी घग्गर में आकर मिल जाती है। और उसके बाद दोस्तों आगे चलें तो अगला कमाल अब आपका यहाँ से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये कौन सी नदी बताई मैंने? टांगरी। ये टांगरी नदी है आपकी। और ये कौन सी बताई मैंने? मारकंडा। मारकंडा का दूसरा नाम क्या है? अरुणा नदी। और आगे चलकर किस में मिलेंगी? ये घग्गर नदी में मिल जाएंगी। घग्गर नदी में दोनों जाकर मिल जाएंगी। सरस्वती नदी का कहीं कहीं नामो निशान है नहीं, तो ये यहाँ जाकर मिल जाएंगे। एक तो हमने ये देखा। उसके बाद यहाँ पर कौशल्या नदी भी बहती है, पर आजकल वो बहती नहीं है। दरअसल हमारे कागजों में है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कौशल्या। कौशल्या नदी भी आपके पंचकुला में मिलेगी। राक्षी नदी भी आपको पंचकुला में मिलेगी। चेटांग नदी, चेटांग नदी भी आपको पंचकुला में मिलेगी। ये तमाम नदियां पंचकुला से होते हुए अम्बाला की तरफ, कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ जाती हैं अकॉर्डिंग हमारे शास्त्र। आजकल तो नहीं बहती हैं ये। तो चेटांग नदी मिली आपको, कौशल्या नदी, राक्षी नदी, टांगरी नदी और उसके बाद मारकंडा है। इन नदियों का हमने यहाँ पर जिक्र किया, जो बड़े इंपॉर्टेंट आपके पास मामला था ये। उसके बाद दोस्तों अब हम देखेंगे यहाँ पर और क्या क्या कमाल हमारे पास है। ये तो हमने नदियों के बारे में देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि जो भीमा देवी का मंदिर था, इस भीमा देवी के मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए मुसलमानों के। नसरुद्दीन महमूद जो था, इसने आक्रमण कर दिया था इस पर, भीमा देवी के मंदिर पर, जिसे हम खजुराहो का मंदिर भी कहते हैं। तो 1254 में नसरुद्दीन महमूद ने इस पर आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में कि भाई 1254 में किसने आक्रमण किया था और कहाँ आक्रमण? भीमा देवी के मंदिर पर। तो वो था आपका कौन भाई? नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद ये मुगल उस आपका क्या बोलते हैं, दास वंश का शासक था नसरुद्दीन महमूद। उसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे तो जो आपके पास मनसा देवी है, जैसे हमारे गुरुग्राम में एक श्राइन बोर्ड बनाया हुआ है कि भाई मंदिर का देखरेख सरकार के हाथ में है, ऐसे ही जो मनसा देवी का मंदिर है इसके लिए भी एक श्राइन बोर्ड बनाया हुआ है। इसके लिए भी श्राइन बोर्ड बना हुआ है और ये इस मंदिर को बनवाया था पटियाला के राजा करम सिंह ने। पटियाला के राजा करम सिंह ने इस मंदिर को बनवाया था 1840 में। मनसा देवी के मंदिर को कब बनवाया था भाई? 1840 में। महाराजा पटियाला जो था, सिख करम सिंह नाम था उसका, और उसने इसे बनवाया था। और अब ये भारत हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में इसका एक बोर्ड बनाया हुआ है और वही बोर्ड इसकी देखरेख करता है, मनसा देवी के मंदिर की। उसके बाद अगला कमाल अब आपका आता है, बाद में फिर मनसा देवी की मंदिर की में इसमें एक और कमाल ये रहा कि इसे गोपाल सिंह ने भी फिर इसमें अपना योगदान दिया था 1815 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि भाई जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार ने यहाँ पर एक जो मुगल गार्डन था, जिसे हम अपने आप में एक इस तरह का गार्डन कहते हैं जो बहुत ही कमाल का गार्डन है, और इसे किसने बनाया था? ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया। तो दरअसल मुगल गार्डन जो है ये औरंगजेब का एक सहपाठी था, उसका नाम था फिदाई खान। फिदाई खान था उसका नाम। और इस फिदाई खान ने इस मुगल गार्डन को बनवाया था।
और उसके बाद फिर आगे चलकर इसी मुगल गार्डन को हम पिंजौर गार्डन कहने लगे, इसी को यादवेंद्र गार्डन कहने लगे, कई सारे नाम इसी के हमने फिर दिए। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे भाई पंचकुला के जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। तो अब तुम्हें ये बहुत अच्छे ढंग से नोट डाउन करते रहना है यहाँ से आगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन कि भाई कई बार पूछा गया कि इसके क्या क्या उपनाम हैं, तो जो पंचकुला है इसके उपनाम में वो आपको बताने वाला हूँ। इसे हरियाणा का मुकुट कहते हैं, हरियाणा का मुकुट कहते हैं इसे, हरियाणा का सिरमौर कहते हैं, हरियाणा का इसे सिरमौर कहते हैं, इसे हरियाणा की आंख कहते हैं, आई ऑफ हरियाणा, क्योंकि पूरे हरियाणा को यहीं से ऑब्जर्व किया जाता है। इसे ऑफिस सिटी कहते हैं, ऑफिस सिटी, ऑफिस सिटी कहते हैं इसे, कार्यालय का नगर कहते हैं, ऑफिस सिटी कहते हैं, हरियाणा का ताज कहते हैं इसे, हरियाणा का ताज कहें, हरियाणा का मुकुट कहें, हरियाणा का सिरमौर कहें। उसके बाद अब आता है अगला क्वेश्चन कि यहाँ कम चीजें क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें यहाँ सबसे कम है। तो यहाँ भैंस सबसे कम पाई जाती है। हरियाणा में यदि भैंस कहीं सबसे कम है तो कहाँ पाई जाएंगी भाई, आपके पंचकुला में। पंचकुला में सबसे कम भैंस पाई जाती है। दूसरी बात, सबसे कम चीजें पढ़ रहे हैं हम। दूसरी, जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है, पंचकुला में जनसंख्या सबसे कम है। तीसरी बात, पक्की सड़कें पंचकुला में सबसे कम है, पक्की सड़कें पंचकुला में सबसे कम है। क्यों भाई? क्योंकि पहाड़ी इलाका ज्यादा है, जनसंख्या सबसे कम है, पक्की सड़कें सबसे कम है और दूध सबसे कम, दूध सबसे कम मिलता है कहाँ पर भाई? पंचकुला में। उसके बाद अब आता है अगला क्वेश्चन आपके पास। यहाँ पर एक मेला लगता है जिसे हम कहते हैं पिंजौर का मेला, पिंजौर का मेला या मैंगो फेस्टिवल कहते हैं, मैंगो फेस्टिवल कहते हैं उसे, या आम का मेला भी कहते हैं, आम का मेला कहें या पिंजौर या फिर मैंगो फेस्टिवल कहें। जून जुलाई में, तारीख भी पूछता, महीना भी पूछता है, जून जुलाई, ठीक है। जून जुलाई में यहाँ एक मेला लगता है जिसे आम का मेला कहते हैं, पिंजौर में लगता है आपका पंचकुला के पिंजौर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अब मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो पेपरों में आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला कमाल ये है यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो छतबीर जू है, इसमें पूछा किस राजा के नाम से इसे बदल दिया गया है। छतबीर, छ तय बी और रे, छतबीर जू, जू होता है चिड़ियाघर। छतबीर जू जो है इसे महेंद्र चौधरी छतबीर जूलॉजिकल गार्डन भी नाम दिया गया है, महेंद्र चौधरी के नाम पर इसे बदल दिया गया है, महेंद्र चौधरी, महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल गार्डन इसे नाम दिया गया है। अब आपसे पूछे कि भाई छतबीर जू का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो आप बताएंगे महेंद्र चौधरी छतबीर गार्डन इसका नाम रखा गया है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन अब आपका आता है नंबर नेक्स्ट। नंबर नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन आता है कि भाई जो पंचकुला है, पंचकुला कितने जिलों से लगता है, ये क्वेश्चन पूछा है पेपर में। पंचकुला कितने जिलों से लगता है? जी रहा भाई दोस्तों, पंचकुला ध्यान से देखें तो पंचकुला केवल एक जिले से लग रहा है जिसका नाम है अंबाला। पंचकुला केवल अंबाला जिले से लगता है और किसी से नहीं लगता। उसके बाद दोस्तों अगला कमाल अब आपका देखें यहां से नंबर नेक्स्ट। भाई जरा थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। हाँ भाई, तो थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है भाई दोस्तों, तो सॉरी ब्रेक के लिए। तो मैं बता रहा था कि भाई जो आपका पंचकुला है, पर मैं ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा इसमें जो तुम्हें पेपर में
सताएगी भी, ये कहाँ से आ गया, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। बस आप बने रहिए ध्यान से और नोट डाउन करते रहो और कल तक उन्हें लर्न भी कर लेना, ठीक है। देखिए मेहनत करने वाले जीतते हैं। दुनिया में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक ऐसी आस करते हैं कि किसी तरह मुझे शॉर्टकट में सब कुछ मिल जाए, एक ऐसे होते हैं जो हार्ड वर्किंग करते हैं और हार्ड वर्किंग से ही अपने टारगेट पर जाते हैं। मजा उन्हीं को आता है। शॉर्ट वाले कभी ना कभी गड़बड़ में चले जाते हैं। जैसे चाइना का जो माल है वो शॉर्टकट वाला माल है, कभी भी टूट टाट जाता है। तो बने रहें और मेहनत करें, जम के मेहनत करें। दुनिया में कुछ भी हासिल बड़ी मुश्किल से होता है, आसानी से नहीं होता है, और जो चीज़ मुश्किल से मिलती है वो बहुत प्यारी होती है। चलिए भाई, तो मैं कह रहा था आपसे, इससे दो जिले लगते हैं, दो राज्य लगते हैं। एक राज्य का नाम है हिमाचल और दूसरे राज्य का नाम है आपका, जिसे कहते हैं भाई पंजाब। दो राज्य लगते हैं। उसके बाद दोस्तों अब आता है, यहाँ पर लगभग हरियाणा के 70% हेडक्वार्टर है, मुख्यालय 70% हेडक्वार्टर है यहाँ पर। पहला हेडक्वार्टर आपका जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वो भी है HSSC का हेडक्वार्टर आपका पंचकुला में है, जिसका पूरा नाम है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हिंदी में कहते हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। हरियाणा इसकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए आपको। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिंदी में नाम लेंगे इसका हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। उसके बाद दोस्तों इसका जो चेयरमैन है वो आप जानते हैं भारत भूषण भारती, पेपर में पूछ लिया है। तो भारत भूषण भारती इसका चेयरमैन है और वो है आपका HSC, और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा आपको पंचकुला में। और पंचकुला में ये क्वेश्चन पूछा एक पेपर में, कौन से सेक्टर में है, तो सेक्टर भी पूछ सकता है। तो सेक्टर 4 में है ये। तो सेक्टर 4 में आपका पंचकुला का भाई ये है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नंबर नेक्स्ट अब आपका आता है कि भाई जटायु एक जगह है, जटायु यात्रिका, ये कहाँ है। ये पेपर पूछा है क्वेश्चन ऑनलाइन पेपर। ये ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन ज्यादातर ऑनलाइन पेपर में पूछे गए हैं। तो जटायु, इसे आप लिख सकते हैं जटायु यात्रिका। ये भाई पंचकुला में कहाँ है और ये क्या चीज है। तो ये अपने आप में एक ऐसी चीज है जो पार्क टाइप की है, ठीक है, जहां पर लोग घूमने जाते हैं। ये आपको पंचकुला में मिलेगी। उसके बाद दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन आता है कि भाई जो पंचकुला है यहाँ पर फसलें कौन कौन सी हैं, ठीक ठाक सी कौन कौन सी फसलें ज्यादा उगाई जाती हैं, कभी कभी पूछ लेता है। तो यहाँ गन्ना, उसके बाद चावल, आफ्टर दिस गेहूं, और फिर दाल और मक्का बहुत कम उगाई जाती है। ये यहाँ की लगभग प्रमुख फसलें हैं। उसके बाद दोस्तों अब आता है आपका भाई यहाँ पर जो कालका है, इसके बारे में क्या विशेषता है। तो 2-3 बातें हैं इसके बारे में। पहली बात, कालका की कहानी सुन लें ध्यान से। अब कालका एक विधानसभा सीट है, पहली बात कर चुके हैं ऑलरेडी हम इसे। विधानसभा सीट है जहां से कांग्रेस का विधायक है प्रदीप चौधरी, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं तुम्हें। प्रदीप चौधरी कहां से विधायक है, कालका से। कालका अपने आप में एक विधानसभा सीट है। कालका उपमंडल भी है। कालका से हरियाणा में घग्गर नदी प्रवेश करती है। कालका से हरियाणा में घग्गर नदी प्रवेश करती है। कालका और शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। कालका और शिमला के बीच में भारत में एक ही लाइन बची हुई है और कोई है नहीं। कालका और शिमला के बीच में छोटी, जिसे नैरो गेज कहते हैं, संकरी लाइन भी कहते हैं, सबसे छोटी लाइन होती है, बहुत छोटी संकरी लाइन, नैरो गेज लाइन कालका और शिमला के बीच चलती है। कालका और शिमला के बीच चलती है। तो यहाँ से एक बात ये पढ़ी। दूसरा कमाल ये रहा, यहाँ से चूना पत्थर भी निकाला जाता है। कालका से कौन सा पत्थर भाई, चूना पत्थर भी निकाला जाता है। इतनी सारी बातें कालका के बारे में पढ़ी। तो एक बार रिपीट करता हूँ, कालका से हरियाणा में घग्गर नदी प्रवेश करती है। इस घग्गर नदी को पाकिस्तान में हरका घग्गर के नाम से जानते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कालका से कांग्रेस का प्रदीप चौधरी विधायक है। दूसरा, कालका से चूना पत्थर मिलता है। पंचकुला में कालका से क्या मिलता है, चूना पत्थर मिलता है।
अगला कमाल क्वेश्चन ये कि कालका और शिमला के बीच में, पूरे भारत में बस यही बची है रेल लाइन, बहुत धीरे चलती है। आप कहीं कुछ काम कर रहे हैं तो अपना काम करके समाप्त करके और तेज दौड़कर इस पर चढ़ सकते हैं, तो धीरे से चलती है। तो संकरी रेल लाइन कालका और इसके बीच में चलती है। ये आपका कालका से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ध्यान से उसे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई दोस्तों अब आपका आता है कि भाई HMT क्या है, ये आप देखेंगे। HMT तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स इसका पूरा नाम है। HMT का पूरा नाम क्या है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स। ये घड़ी बनाती थी, ट्रैक्टर बनाती थी। तो ट्रैक्टर तो अभी बंद हो गए हैं, लगभग पंचकुला से कंपनी बंद हो गई है। तो ये पिंजौर में है। यदि आपसे पूछा जाए भी कहाँ है पंचकुला में ये, तो पिंजौर, और पिंजौर कहाँ है? पंचकुला में। कई पुरानी किताबों में पिंजौर अभी भी अम्बाला में दिखाया गया, क्योंकि पंचकुला पिंजौर अम्बाला से कटा है। तो आजकल पिंजौर आपका कहाँ है भाई? वो है आपका पंचकुला में। उसके बाद दोस्तों अगला कमाल ये है, पंचकुला में एक क्वेश्चन पूछा गया कि भूपेंद्रा सीमेंट उद्योग कहाँ है? भूपेंद्रा सीमेंट उद्योग ये आपको पंचकुला में मिलेगा। भूपेंद्रा सीमेंट उद्योग कहाँ मिलेगा आपको दोस्तों? पंचकुला में मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, हमारे हरियाणा में पवन ऊर्जा का हेडक्वार्टर, और सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा कहीं हरियाणा में उत्पादित की जाती है, तो वो कहाँ? तो वो आपका पंचकुला में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पवन ऊर्जा सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित की जाती है भाई? पंचकुला में। उसके बाद सबसे कम पशुधन कहाँ मिलेगा आपको? पंचकुला में। और भैंस भी सबसे कम कहाँ बताई थी मैंने आपको? पंचकुला में। उसके बाद एक पेपर में पूछा एक क्वेश्चन, ये रहा आपका हैफेड, HAFED। हैफेड का हेडक्वार्टर कहाँ, ये पूछा गया है। तो ये भाई आपका पंचकुला में। और अब आपसे पूछे हैफेड की फुल फॉर्म क्या है, तो हैफेड की फुल फॉर्म ये आपको पूछ रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे HA से बनेगा हरियाणा स्टेट कॉर्पोरेशन सप्लाई एंड मार्केटिंग। यहाँ तक इसका ये फुल फॉर्म है, हरियाणा स्टेट कॉर्पोरेशन सप्लाई एंड मार्केटिंग। F से बनेगा फिर फेडरेशन। F से क्या बनेगा भाई? फेडरेशन लिमिटेड। FED से बनेगा फेडरेशन लिमिटेड। और HA से बनेगा हरियाणा स्टेट कॉर्पोरेशन सप्लाई एंड मार्केटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में नाम है इसका हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति विपणन महासंघ लिमिटेड। मैं लिख देता हूं इसे एक बार, देखें फुल फॉर्म, आप भी इसे नोट डाउन कर लें। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। ये तो भाई दोस्तों इसका हिंदी में नाम हुआ। अब अंग्रेजी में नाम हुआ, अब इसका हिंदी में नोट डाउन कर लो जल्दी से, फास्ट नोट डाउन करें। जाट देवता, नमस्कार गुरुजी, बहुत बढ़िया भाई। जाट देवता अजरुद्दीन, जाट देवता कहां से है भाई? हिंदी में नाम लिखेंगे भाई इसका। हिंदी में नाम दोस्तों अब इसका है हरियाणा राज्य सहकारी, हिंदी में नाम लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखें आप। हरियाणा सहकारी, हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन महासंघ, कई बार पेपर में पूछ लिया ये, लिमिटेड। ये 1966 में बना था भाई, ये भी क्वेश्चन कर सकता आपसे, कब बना था ये? 1966 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
1966 में बना था। अब आपका आता है अगला, तो इसे जल्दी से नोट डाउन करें फास्ट, फिर मैं अगला लिखूंगा। अब है आपका नंबर नेक्स्ट, यहां से नंबर नेक्स्ट है भाई आपका, ये भी क्वेश्चन 3 बार पेपर में पूछा गया है अभी हाल में, HSIIDC का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी हेडक्वार्टर भाई दोस्तों आपका कहाँ है? पंचकुला में। और इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है, इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये भाई इसका अंग्रेजी में नाम है। हिंदी में नाम दोस्तों इसका ये रहा, नोट डाउन करो जल्दी से। हिंदी में नाम है भाई इसका दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आप इसे नोट डाउन कर ले। हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास लिमिटेड, ग्रुप डी में पूछा था, पुलिस में पूछा था एक क्वेश्चन, लिमिटेड। उसके बाद अब जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन अब आपका है, तीतर प्रजनन केंद्र भी यही है। तीतर प्रजनन केंद्र पूछा है कई बार पेपर में, तीतर प्रजनन केंद्र पेपर में पूछा कब बना ये तीतर प्रजनन केंद्र, तो ये तीतर प्रजनन केंद्र 1992-93 में बना। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र आपका कहाँ है भाई? ये भी आपका पिंजौर में है। उसके बाद दोस्तों अगला कमाल आपका ये है कि जो फीसेंट प्रजनन केंद्र है ये भी यही है, फीसेंट प्रजनन केंद्र भी दोस्तों यही है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखें आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है पंचकुला में, उसके बाद होती है यमुनानगर में, उसके बाद होती है अंबाला में। आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा वन कहाँ है, तो सबसे ज्यादा वन है पंचकुला में, दूसरे नंबर पर यमुनानगर में और तीसरे नंबर पर अंबाला में। आपसे पूछेगा वनों का क्षेत्रफल कितना है, वनों का क्षेत्रफल कितना है पंचकुला में, तो आपको बताना है 400 वर्ग किलोमीटर वन पाए जाते हैं आपके कहाँ भाई? पंचकुला में। पंचकुला में कितने वन है भाई? 400 वर्ग किलोमीटर में, अर्थात लगभग 31.56% हरियाणा के वन यहीं पाए जाते हैं। कहीं 43 लिखा है, कहीं 42 लिखा है, तो ये 56 है, सही है ये। 31.56% टोटल हरियाणा के वन, मान लो हरियाणा में 100 किलोमीटर वन पाए जाते हैं, तो 31 किलोमीटर में वन कहाँ पाए जाते हैं? आपके पंचकुला में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों अगला कमाल अब आपका आएगा कि भाई जो पंचकुला है, पंचकुला में सबसे ज्यादा ऑफिस तो यही है, और उसके बाद यहाँ एक नया स्टेडियम बनाया गया है, जिसे रेनबो स्टेडियम कहते हैं, अर्थात उसका नाम है इंद्रधनुष स्टेडियम। इंद्रधनुष स्टेडियम भी आपको कहाँ मिलेगा? पंचकुला में। उसके बाद अगला कमाल आपका भाई दोस्तों ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि भाई आपका जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग जो पंचकुला का निर्वाचन आयोग है वो कहाँ है, ये आपसे पूछेगा। पंचकुला का निर्वाचन आयोग, तो ये कई बार ये पूछ लेता कहाँ है, तो ये 17 सेक्टर में मिलेगा आपको। कौन से सेक्टर में? 17 सेक्टर में मिलेगा आपको पंचकुला का निर्वाचन आयोग। अब आता है भाई हरियाणा महिला आयोग, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा
महिला हरियाणा महिला आयोग। भाई पहले तो ये पूछेगा ये बना कब, तो दरअसल 1992 में हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग बना। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में बना और उसके बाद 1 साल के बाद हमने यहाँ ये बना लिया। तो हरियाणा जो महिला आयोग है उसकी जो अध्यक्ष है वो सोनीपत से है। कौन से जिले से? सोनीपत से, जिसका नाम है प्रतिभा सुमन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रतिभा सुमन। प्रतिभा सुमन ये भाई सोनीपत से है। और उसके बाद जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में हुआ था, कानून 1990 में पास हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, कानून 1990 में पास हुआ था। और राष्ट्रीय महिला आयोग बना दोस्तों आपका कब भाई? 1992 में। और राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है उसका नाम है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है और ये पंचकुला से है। कहां से? पंचकुला से। तो जरा मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूं, करें जल्दी से कमेंट। कैसा लग रहा है, बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? और जो कमी है उन कमियों को बताएं जल्दी से मुझे, क्या क्या कमी मुझमें है और पढ़ाई में क्या कमी है उसे मैं सुधारूं। जल्दी से बताएं, अच्छा ही ना बताकर कमी बताएं। जल्दी करो भाई, जल्दी, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं। हाँ भाई, तो अभी फिलहाल आरके सर जी अच्छा लग रहा है, ठीक है। जागृति कोई कमी नहीं है सर जी। रितेश सर इंग्लिश की क्लास सोमवार से 7:30 से 9:30 होगी। 50 दिन का कोर्स है और 50 दिन में 2 घंटे के हिसाब से 50 दूनी 100 घंटे लगेंगे। गारंटी है मेरी, आप इंग्लिश सीख जाएंगे। करण चौहान आपका फेस भी दिखना चाहिए सर जी। हाँ दिखेगा, अभी मैं जब मैथ की क्लास लूंगा तब दिखेगा। अभी फिलहाल फेस की जरूरत नहीं है। पढ़ाई पर ध्यान दे। चरण सिंह डीग मास्टर जी प्रतिदिन पढ़ाएं। जो आज्ञा चरण सिंह जी आपकी, जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा चरण सिंह जी। शिखा मालती सर जी करंट अफेयर भी करवाएंगे, जरूर करवाएंगे मालती जी। शिखा मालती जी जरूर करवाएंगे। अच्छा सॉरी, शिखा मित्तल। कविता कौशिक सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एकदम बकवास झूठ बोल रही है तू।
झूठी है 1 नंबर की। कुछ कमी है बताएं जल्दी से। इतना अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ मैं जितना पढ़ाना चाहिए, क्योंकि टीचर बहुत कमाल कमाल के हैं जो पढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास आपकी। आप सब ने कमेंट किए, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आपका। कमी जरूर बताया करें, क्योंकि मैं एक अच्छा मास्टर बनना चाहता हूँ, और जब कमी बताओगे मुझे तभी उस कमी को मैं सुधार पाऊंगा, नहीं तो मैं सुधार कैसे पाऊंगा उस कमी को भाई। कभी मैं उस कमी को नहीं सुधार पाऊंगा। तुम झूठ बोलते रहोगे कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पता चला कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं। इसलिए प्लीज दोस्तों पढ़ाएं, और जो इंग्लिश सीखना चाहें वो तैयार रहें। सोमवार 7:30 से 9:30, ये मेरी गारंटी कि आप इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा आपको। चलिए अब चलते हैं अगला नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका मानव अधिकार आयोग। मानव अधिकार आयोग देखें भाई, यहाँ पर मानव अधिकार आयोग, इसे कहते हैं ह्यूमन राइट कमीशन। जो हरियाणा मानव अधिकार आयोग है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका सेक्टर 33 में। और जो ह्यूमन राइट कमीशन है, दरअसल ये भारत में 1993 में बना था। यदि आपसे क्वेश्चन करे कि भाई राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कब गठित हुआ, तो 1993 में गठित हुआ। 1993 में बम्बई में बम ब्लास्ट हुए थे, और सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, दाऊद इब्राहिम ने करवाए थे। और दोस्तों जो मानव अधिकार आयोग है, ये एक संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग वो होते हैं जिनका संविधान में कोई जिक्र नहीं होता, अर्थात इन्हें असंवैधानिक आयोग भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों आगे चलेंगे तो अगला कमाल अब आपका आएगा। अगला कमाल आपका ये कि जो आपकी हरियाणा पुलिस आयोग का मुख्यालय है वो भी कहाँ मिलेगा आपको, पंचकुला में। तो हरियाणा पुलिस मुख्यालय का आयोग दोस्तों कहाँ मिलेगा आपको, पंचकुला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बच्चे पूछते हैं कमेंट करके पुलिस के कि जी हेडक्वार्टर कहाँ है, डीजी हेडक्वार्टर कहाँ, तो ये आपका कहाँ मिलेगा भाई, पंचकुला में मिलेगा। अगला क्वेश्चन अब आपका नंबर नेक्स्ट है भाई, मोरनी की पहाड़ी को क्या कहा जाता है, तो हरियाणा का छोटा नैनीताल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 इसमें उपनाम है, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, देखें। खजुराहो का, उत्तर भारत का खजुराहो, तुम बताएंगे जल्दी से मुझे, मैं बता चुका हूँ। उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर किसे कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे, कमेंट करें जल्दी से, फास्ट फास्ट करो जवानों, फास्ट, तुम्हारे ही सहारे हूं मैं, तुम सफल तो मैं सफल। खजुराहो क्या कहा गया था इसे, उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर कहा गया था किसे, भीमा देवी के मंदिर को। किसको कहा गया था, भीमा देवी के मंदिर को कहा गया था खजुराहो का, उत्तर भारत का खजुराहो। उसके बाद आता है मोरनी की पहाड़ी को, मोरनी की पहाड़ी, मोरनी की पहाड़ी को जिसे रायपुर रानी भी कहते हैं, क्या कहा गया था, हरियाणा का छोटा नैनीताल, हरियाणा का नैनीताल, हरियाणा का नैनीताल। उसके बाद एक और बताया था मैंने, जल्दी से बताएंगे, एक और बताया था, वो है आपका यादवेंद्र गार्डन, यादवेंद्र गार्डन। यादवेंद्र गार्डन को मैंने बताया था, जल्दी से बताएं क्या कहा था, उत्तर भारत का नंदनवन कहा था, नंदनवन, उत्तर भारत का नंदनवन कहा था मैंने यादवेंद्र गार्डन को। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ से कौन कौन सी योजना चलाई गई आपके उत्तर से, पंचकुला से। एक तो ये कि यहाँ उबड़ खाबड़ इलाका है, तो हरियाणा सरकार ने यहाँ पर मरीजों को लाने के लिए, पेशेंट को लाने के लिए एम्बुलेंस जा नहीं पाती थी, तो यहाँ पर लाई के मोटरसाइकिल एक आरोग्यम आरोग्यम योजना चलाई, आरोग्यम एम्बुलेंस चलाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आरोग्यम यहाँ से वो चलाई जिसे कहते हैं भाई हम एम्बुलेंस योजना। दूसरी योजना यहाँ से चलाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं, 2017 में चली थी। कौन से साल में चली थी भाई, 2017 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ, ये योजना 2017 में चली। कहां से, पंचकुला से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन भाई दोस्तों आपका ये है,
हमारे हरियाणा में आजीविका एवं कौशल विकास के लिए, हमारे हरियाणा में आजीविका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया ये, आजीविका एवं कौशल विकास योजना कहां से चली? कौशल विकास योजना कहां से चली? ये चली भाई आपके पंचकुला से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, पंचकुला से चली थी और इसका उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री साहब ने सेक्टर 5 से किया था, इंद्रधनुष स्टेडियम से। कौन से स्टेडियम से किया था? इंद्रधनुष स्टेडियम से, और सेक्टर 5 में, सेक्टर 5, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों 2018 में एक आयोजन हुआ था दिल्ली में, 2018 में एक आयोजन हुआ था दिल्ली में मिस इंडिया। उस मिस इंडिया खिताब में मीनाक्षी चौधरी ने हमारे पंचकुला से भाग लिया था। तो मीनाक्षी चौधरी के बार पेपर में पूछा जाए भाई मीनाक्षी चौधरी कहाँ से है, तो वो आपकी पंचकुला से, तो उसने वहां में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ से एक योजना चली थी, एक और काम हुआ था यहाँ पर 14 अप्रैल 2018 को, 14 अप्रैल 2018 को यहाँ पर एक इंटरनेशनल बॉक्सिंग, नाइट बॉक्सिंग का आयोजन किया था, रात में बॉक्सिंग का आयोजन किया था, इंटरनेशनल बॉक्सिंग नाइट, इंटरनेशनल बॉक्सिंग नाइट का आयोजन हुआ था 14 अप्रैल 2018 में। कहां से भाई? पंचकुला से। उसके बाद अगला कमाल, हरियाणा में महिला थानों की शुरुआत हुई। हरियाणा में महिला थानों की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले दोस्तों कहां से हुई? आपके पंचकुला से। और इसे पिंक थाना कहते थे, क्योंकि वो गुलाबी थाना, पिंक थाना या गुलाबी थाना कहते थे, क्योंकि वो जिस बिल्डिंग में बनाया गया था उसका कलर पिंक ही था, पिंक कलर था उस बिल्डिंग का, इसलिए इसे गुलाबी थाना या उसे हम गुलाबी थाना या पिंक थाना कहते थे। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन अब आपका ये है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का पहला संस्कृत कॉलेज, हरियाणा का पहला जो संस्कृत कॉलेज है वो आपका मनसा देवी के कॉम्प्लेक्स में खोला जा रहा है, मनसा देवी के कॉम्प्लेक्स में खोला जा रहा है हरियाणा का पहला मंदिर। उसके बाद दोस्तों अगला कमाल आपका ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा लोक सेवा, जानते हो ना क्या है हरियाणा लोक सेवा आयोग? HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, पूरा नाम लिख लेना इसका, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, फुल फॉर्म लिखें सभी के सभी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। HPSC का पूरा नाम क्या है भाई? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में कहते हैं हरियाणा लोक सेवा आयोग। लिखें जल्दी से, नोट डाउन करें, हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा लोक सेवा आयोग। और इसका जो चेयरमैन है उसका नाम भी लिख लें, रणजीत पचनंदा, रणजीत, नोट डाउन करें जल्दी से, रणजीत पचनंदा, जल्दी से नोट डाउन करें फास्ट, रणजीत पचनंदा। HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में कहेंगे हरियाणा लोक सेवा आयोग, और अध्यक्ष का नाम है रणजीत पचनंदा, रणजीत पचनंदा, जल्दी से। तो इस हरियाणा लोक सेवा आयोग ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया था, और वो 21 अप्रैल को मनाया था, 21 अप्रैल को 12वां स्थापना दिवस मनाया था, और इस साल ये 13वां मनाया गया है। इस साल कौन सा मनाया गया भाई? 13वां स्थापना दिवस मनाया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद अगला है आपका भाई, हरियाणा का जो भाजपा का कार्यालय है मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में बन रहा है। हरियाणा का भाजपा का 4000 वर्ग मीटर में, 4000 वर्ग मीटर में, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करें जल्दी से, हरियाणा का 4000 वर्ग मीटर में सेक्टर 3 में मनसा देवी कार्यालय बना, मनसा देवी के मंदिर में कार्यालय बन रहा है भाजपा पार्टी का, जैसे बीजेपी कहते हैं, बीजेपी या भाजपा पार्टी का कॉम्प्लेक्स मतलब मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में बन रहा है 4000 वर्ग मीटर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका भाई, हरियाणा में स्टार्टअप एक्सीलेंस कहां से शुरू हुआ? अभी हाल में पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया क्वेश्चन ये, हरियाणा में स्टार्टअप, हरियाणा में स्टार्टअप
एक्सीलेंस, एक्सीलेंस। हरियाणा में स्टार्टअप एक्सीलेंस कहाँ से शुरू हुआ? तो ये दोस्तों कहाँ से हुआ? आपका पंचकुला से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद अगली जो योजना है, ये सारी हम योजना पढ़ रहे हैं, ग्राम स्वराज अभियान। अगला आपका है ग्राम स्वराज अभियान, सबको नोट डाउन करते जाएं। ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज जो अभियान चलाया गया था वो चलाया गया था आपका कहां से भाई? पंचकुला से। उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन ये है, अंत्योदय आहार योजना। अंत्योदय, अंत्योदय आहार योजना ये भाई 26 जनवरी को शुरू हुई थी और 2017 में शुरू हुई थी। 26 जनवरी 2017 को अंत्योदय योजना शुरू हुई और ये पंचकुला से शुरू हुई। कहां से शुरू हुई? पंचकुला से। पंचकुला से शुरू हुई आपकी ये योजना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अब आपका है, हरियाणा में साहित्य संगम शुरू हुआ। हरियाणा में साहित्य संगम शुरू हुआ, वो कहां से शुरू हुआ? पंचकुला से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हरियाणा में साहित्य संगम, जो प्रथम साहित्य संगम शुरू हुआ था वो कहां से शुरू हुआ भाई दोस्तों? आपका पंचकुला से। उसके बाद आपके लगभग 37 पेपर में एक क्वेश्चन आया है। 37 पेपर में से बहुत ध्यान से सुने, अरुणा आसफ अली, इसकी कहानी भी सुन लें, इसकी कहानी सुनाता हूं। अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली जो है ये दरअसल बंगाली थी और बंगाली पंडित थी और उसके बाद इसके जो पिता थे वो आकर यहाँ बस गए। इसके पिता यहाँ आकर बस गए और उसके बाद यहाँ आकर इनके जो पिता बसे तो अरुणा आसफ अली, इनका अरुणा नाम था रियल में, और एक नेता था आसफ अली, उससे उम्र में लगभग वो 50 साल 40 साल बड़ा था इससे, उससे इसने विवाह कर लिया और पिता ने मना की थी कि भाई ऐसा नहीं करें, लेकिन ये मानी नहीं और अरुणा आसफ अली पिता के खिलाफ जाकर और उससे विवाह कर लिया, तब इसका नाम पड़ गया अरुणा आसफ अली। तो पिता ने इनसे नाता तोड़ लिया था और उसके बाद फिर ये जब 1920 में और 1920 में आपका असहयोग आंदोलन चला, भारत छोड़ो 1942 में आंदोलन चला, इन आंदोलनों में इसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसने रेडियो से आंदोलन को जारी रखा था। तो ये थी अरुणा आसफ अली। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अरुणा आसफ अली से जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये, हरियाणा में अब तक किसी को भारत रत्न मिला है तो अरुणा आसफ अली को मिला है भारत रत्न। और आपकी ये अरुणा आसफ अली कहाँ की थी? पंचकुला की। वैसे तो जन्म हुआ था इसका बंगाल में, तो वो आकर यहाँ बस गए थे। तो इकलौती लेडी है भारत रत्न प्राप्त करने वाली जिसका नाम है अरुणा आसफ अली। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था पुलिस में और ग्रुप डी में कि भाई ये क्या थी? तो ये क्या थी? नंबर 1 लिखें। पहली बात तो ये एक एक्टिविस्ट थी, एक्टिविस्ट थी। नंबर 2 एक राजनीतिक पॉलिटिशियन थी, राजनीतिक थी। तीसरी ये पब्लिशर थी, पब्लिशर। ये तीनों इसमें गुण थे और ये फ्रीडम फाइटर कही जाती है, अर्थात स्वतंत्रता सेनानी कही जाती है, जिसका नाम है अरुणा आसफ अली। एक्टिविस्ट कहेंगे इसे, दूसरा हम कहेंगे भाई इसे राजनीतिक, तीसरा कहेंगे इसे हम पब्लिशर, अर्थात ये स्वतंत्रता सेनानी थी। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। अगला कमाल अब आपका आता है कि भाई जो 100 नंबर पुलिस का हेडक्वार्टर है वो हरियाणा में कहाँ है? तो वो 100 नंबर पुलिस का हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ मिलेगा? तुम्हें पंचकुला में मिलेगा। 100 नंबर हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा भाई? जल्दी से बताएं। पंचकुला में मिलेगा। अगला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया था, स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती पत्रकार, स्वर्ण जयंती पत्रकार मिलन समारोह कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये कहाँ से शुरू किया गया था? पंचकुला से। स्वर्ण जयंती पत्रकार मिलन समारोह कहाँ से दोस्तों? पंचकुला से शुरू किया गया था। उसके बाद दोस्तों अगला कमाल अब आपका आता है कि भाई जो पंचकुला है, इस पंचकुला में जो पिंजौर गार्डन है,
इस पिंजौर गार्डन में अभी मैं लगभग 2 महीने पहले, पिंजौर गार्डन में 2 महीने पहले अभी कैक्टस की लगभग 27 प्रजाति अमेरिका और दूसरे देशों से लाई गई है। आपसे पूछ बैठे कि भाई कैक्टस गार्डन में अभी हाल में किन देशों से प्रजाति लाई गई है, तो ये पश्चिम के देश जैसे अमेरिका है, ब्राजील है, इन देशों से यहाँ कैक्टस गार्डन से यहाँ वो चीजें लाई गई है। उसके बाद दोस्तों अगला कमाल आप देखेंगे जो पंचकुला है। पंचकुला में एक और बहुत बड़ा कमाल ये कि अपने आप में पंचकुला हरियाणा के सबसे ऊपर पाया जाता है, और सबसे ऊपर पाए जाने के कारण यहाँ से जो रोड आता है जिसका नाम है NH2, पहले कहते थे उसे NH2 और आजकल उसका नाम है NH44, ये आजकल उसका नया नाम हो गया है। ये ओल्ड नेम था और ये उसका न्यू नेम था। तो पंचकुला से ये वो रोड गुजरता है जिसका नाम है वही आपका NH44। ये वही NH44 है, तुम्हें कुछ याद हो तो जिसे हम शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। इसे शेरशाह सूरी मार्ग भी पहले कहते थे हम, क्योंकि इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इसे हम GT रोड भी कहते थे, GT रोड कहें, इसे शेरशाह सूरी मार्ग कहें, इसे मथुरा रोड भी कहते हैं, आगरा रोड भी कहते हैं, और ये हमारे फरीदाबाद से भी जाता है और हमारे बल्लभगढ़ से होते हुए और पलवल से होते हुए आगे निकल जाता है। तो ये यहाँ से आपका NH2 गुजरता है। तो दोस्तों ये थी आपकी पंचकुला की क्लास, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना मुझे, कमी है तो उस कमी को बताना, और उसके बाद तैयार रहना इंग्लिश के लिए। कल क्लास नहीं होगी, परसों भी क्लास नहीं होगी, सोमवार को इंग्लिश की क्लास होगी 7:30 से 9:30, और बड़े प्यार से बड़े कमाल से समझाऊंगा मैं तुम्हें, नए मेथड से इंग्लिश समझाऊंगा। सभी तैयार रहें। तो जय हिंद दोस्तों, और कुछ प्रॉब्लम आई हो, कुछ गलती हुई हो तो सॉरी।